मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा एक तो टैक्सेशन के कानून है जो आपको काम नहीं करने देते, दूसरे ऊपर से ऑफिसर्स आपकी छाती पे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं, और उसके बाद भी इस देश की इंडस्ट्री जिंदा है। तो मैं इस देश के उद्योगपतियों को सलाम करता हूं, इस बात के लिए नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने कष्ट सहते हुए भी इस देश में कुछ उद्योग का काम चलता है, उत्पादन का काम चलता है। अदरवाइज तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार तो सब खत्म हो जाना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो कुछ अंग्रेजों ने चलाया टैक्सेशन का, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बाद में सेल्स टैक्स, वो सब चल रहा है इस देश में। क्यों चल रहा है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। अब तक हमको मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन हमको मालूम हो गया तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इनकम टैक्स क्यों चल रहा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सेंट्रल एक्साइज क्यों चल रहा। और अगर यही कानून चलने थे तो हिंदुस्तान में 50 साल से पार्लियामेंट कर क्या रहा है। 50 साल से हम इनको हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर करके वोट देकर चुनकर भेज रहे, ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर। जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चलाने हैं तो ये पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं, इसमें भी ताला डाल दीजिए, क्योंकि देश तो ऐसे ही चल रहा है अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से। ये सवाल देश की राजनीतिक व्यवस्था को उठाने चाहिए, लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से सवाल उठा रही हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको बांटो जातियों में, आपको बांटो धर्म में, सिर्फ उनको वोट चाहिए। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है वो देश में कभी उठाए नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर। बेवकूफी की बहसें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अगर आप पार्लियामेंट की बहस सुने तो सिर पीट लेंगे किसी दिन अपना। वहां बहस होती है कि मेरे गांव में बिजली का खंभा नहीं गड़ा है, मेरी सड़क की नाली चौक हो गई है, मेरा यहां कूड़ा नहीं होगा। यह सब काम के लिए पार्लियामेंट है। जो बहस होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो चली जाती है पार्लियामेंट में कभी कभी। जो बहसें होनी चाहिए पार्लियामेंट में, उनसे किसी को मतलब नहीं है। और ये टैक्सेशन का सिस्टम वैसे ही बर्बाद कर रहा है हमको, जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे। और मुझे तो उससे भी बड़ा दुख है, एक दिन मुझको पता चला कि अंग्रेजों ने इस देश में 97% इनकम टैक्स लगाया था सबसे पहले। मैंने 100 रुपए पे 3 रुपया बचेगा, 97 दे दीजिए टैक्स के रूप। तो 97% टैक्स क्यों लगाया उन्होंने, तो उनकी दो मान्यताएं थी। वो एक बात तो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 97% टैक्स देने के बाद बचेगा क्या आपके पास। एक दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे। एक दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे, और बेईमान आदमी को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। ये उनकी पॉलिसी थी, इसलिए उन्होंने 97% इनकम टैक्स लगाया इस देश में। वो 97% इनकम टैक्स इस देश में, आजादी आई 1947 में, उसके बाद भी सन 1982 तक चलता रहा 97% इनकम टैक्स। 1982 तक 97% इनकम टैक्स वसूला जाता था देश के लोगों से। क्यों वसूला जाता था? क्योंकि अंग्रेज कह गए थे। तो अंग्रेज कह गए थे अगर ऐसे ही हिंदुस्तान चलाना तो आजादी का मतलब क्या है फिर। और इसलिए मैं कहता हूं, और अंग्रेजों ने यह सिस्टम क्यों बनाया, मैंने इससे पहले थोड़ी एक बात उसको गंभीरता, वो कह रहे हैं या तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे या बेईमान हो जाएंगे। माने आपको करप्ट बनाना है उन्हें, ताकि आप उनके गुलाम बने। करप्शन जितना बढ़ेगा समाज में उतने आप गुलामी में फंसते जाएंगे। तो आज ये सब जो कुछ चल रहा है वो जान लीजिए कि आपको जानबूझकर या तो करप्ट बनाने के लिए है या बर्बाद करने के लिए। तो ये सरकारें भी वैसे ही चल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें चला करती थी, ऐसे ही टैक्स वसूल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें आपसे वसूला करती थी। अंग्रेजों की सरकार को जब मन में आता था लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा देते थे। आज की सरकार को जब मन में आता है 5% सर्विस टैक्स बढ़ा दो, आज ये कर दो, कल वो कर दो। और जैसे अंग्रेजों की सरकार क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी लोगों से। उस टैक्स का होता क्या था, अंग्रेजों की सरकार उससे मौज मस्ती करती थी।
बर्बाद करती थी, लोगों के टैक्स के पैसे को, खून पसीने के पैसे को बर्बाद करती थी। कोई उनसे पूछने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार उनकी चलती थी। वही तो आज भी चल रहा है। आपकी कौन सी ऐसी सरकार है जो लोगों से लिए गए खून पसीने के टैक्स को ईमानदारी से खर्च करती है और किसी ठीक काम में खर्च करती है? आपके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूला जाता है वो खर्चा कैसे होता है? मैं लोगों को अक्सर उदाहरण देता हूं 2-3 कि कैसे आपका टैक्स खर्च किया जाता है। आपसे जबरदस्ती टैक्स वसूलते हैं और टैक्स खर्च कैसे करते हैं? टैक्स खर्च करते हैं कि एक बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज गए विदेश यात्रा पर, उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। कहां से आया वो पैसा? आपके दिए गए टैक्स में से निकाला सरकार ने। क्या करने गए थे विदेश यात्रा पर? 30 एमपीज को भेजा था अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में, यह सीखने के लिए कि हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए। मैंने हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए यह सीखने के लिए एमपीज गए थे अमेरिका और गए थे यूरोप। करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का। क्या सीख कर आए होंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि अमेरिका में हिंदी चलती नहीं, यूरोप में हिंदी चलती नहीं, तो क्या सीखेंगे वहां जाकर? एक काम जरूर किया होगा कि अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदारी करके ले आए होंगे। जो मानसिक गुलामी बैठी हुई है कि इंपोर्टेड माल बहुत अच्छा होता तो लाके घर भर दिया होगा, और इससे ज्यादा क्या किया होगा इन्होंने? अभी कुछ दिन पहले मैं गोवा में था, 12-13 दिन में गोवा में रहा। गोवा में मेरी एक पब्लिक मीटिंग हुई थी। उस पब्लिक मीटिंग में 2-3 धारासभ्य बैठे हुए थे, एमएलएस बैठे हुए थे असेंबली के। मेरी मीटिंग में व्याख्यान खत्म होने के बाद एक एमएलए ने कहा, राजीव भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। कि नहीं कोने में जाके कहूंगा अकेले में। तो मैंने कहा चलो भाई, क्या ऐसी खास बात है जो कोने में जाके कहेंगे? तो कहने लगा अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था। तो मैंने कहा कौन कौन गए थे? कि पूरे एमएलए भेजे थे, अपोजिशन के, पार्टी के, सबको भेज दिया सिंगापुर। क्या करने गए थे? गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए उसको सीखने सिंगापुर गए थे। माने गोवा के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स बर्बाद करने गए थे सिंगापुर। तो मैंने कहा क्या सीख के आए सिंगापुर में? कि कुछ नहीं सीखा। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा, बहाने के लिए, गोवा की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ तो आपने कहा होगा कि हम क्या लेके आए सिंगापुर से। तो उन्होंने कहा कि हम बस इतना ही करके आए कि सिंगापुर में जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर है उसकी ड्रेस हमको बहुत अच्छी लगी, वही हम ले आए वहां से। और वो गोवा के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने पहना दी है। अभी आप कभी गोवा जाइए तो इस समय गोवा का जो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है वो वही ड्रेस पहनता है जो सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही पहनता। उन्होंने मान लिया कि ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। करोड़ों रुपया बर्बाद किया होगा उस काम के लिए। कैसे आपका टैक्स बर्बाद होता है सरकारों के द्वारा? हिंदुस्तान में कुछ मंत्री हैं जो एक्स मिनिस्टर हो गए। पहले वो मिनिस्टर थे, तो जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था रोज हवाई जहाज में उड़ के लंदन पहुंच गए, कभी ह्यूस्टन पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए। जैसे हिंदुस्तान के सब डॉक्टर मर गए, यहां कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, उनका इलाज तो वहीं होगा विदेश में जाके। और ऐसे एक नहीं 57 एक्स मिनिस्टर्स हैं जो अपना इलाज कराने के लिए विदेश गए, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया डुबो दिया इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का। हमारे कुछ दोस्तों ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन किया है इस मुद्दे पे। तो जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो 57 एमपीज के कान खड़े हो गए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि ये मत करिए, मत करिए, मत करिए, डराया, धमकाया, सब किया। मैंने कहा हमको पता चल गया है, हम करेंगे। देश की जनता को पता तो चले कि तुम कैसे बर्बाद करते हो देश के लोगों का पैसा। और हम लोगों ने एक ही प्रे किया है उनसे कि जो पैसा इन्होंने खर्च किया है अपने इलाज पर वो इनसे वसूलना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल मनी है, इनके बाप का नहीं है, इनके घर का नहीं है। तो कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं, और नोटिस इशू किए हैं तो इसमें कुछ होने की संभावना है। और होने की संभावना है तो एक दिन आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे 57 नेता हैं जो अपना इलाज के लिए करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए हैं विदेशों में। ऐसे आपका पैसा बर्बाद करते हैं ये, जो आप टैक्स के रूप में इनको देते हैं। और ये सरकार पता है कैसी है? मैं अक्सर एक गंभीर बात कहता हूं लेकिन मजाक में कहता हूं उसको। हिंदुस्तान में एक शराबी पति
जैसा व्यवहार करता है वैसे भारत सरकार व्यवहार करती है। शराबी पति क्या कहता है? शराबी पति कहता है अपनी पत्नी से कि आज पैसा दे दे, कल से पीना छोड़ दूंगा। तो बीवी कहती है कि नहीं 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 दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, झगड़ा चलता रहता। फिर बेचारी बीवी पसीज जाती है, दे देती है निकाल के, इस उम्मीद में कि शायद ये कल से शराब पीना छोड़ देगा। वो कल दूसरे दिन फिर आ जाता और कहता आज और दे दे, अब कल से नहीं पीऊंगा। और उसकी कल कभी नहीं आती। वो रोज लेके जाता है घर से और पैसा बर्बाद करके आता है शराब में। हिंदुस्तान की सरकार की यही हालत है। वो क्या कहती है? आज दे दो, 31 दिसंबर तक, कल से नहीं मांगेंगे आपसे। क्या है ये VDIS? एक शराबी पति जिस तरह अपनी बीवी से पैसा निकालता है, ठीक वही हालत में भारत सरकार आपसे पैसा निकालने के लिए VDIS चला रही है कि बस 31 दिसंबर तक दे दो, फिर नहीं आएंगे आपके दरवाजे पर। कोई गारंटी नहीं है। जैसे शराबी पति का भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस सरकार का भरोसा मत करिए आप। कोई गारंटी नहीं है कि 31 दिसंबर तक आपने निकाल के दे दिया तो 1 जनवरी को फिर आपकी छाती पे आके ना खड़े हो जाए कि अब दे दो हमको फिर दोबारा। ये ऐसे ही करने वाले क्यों जानते हैं? शेर के मुंह में जब आदमी का खून लग जाता है तो आसानी से आदमी का शिकार नहीं छोड़ता। इन सरकारों के मुंह में खून लग गया है आपके मुफ्त के पैसे की कमाई पर तागड़ धिन्ना करने का। ये सरकारों के मंत्रियों को अगर टैक्स देना पड़ता ना, MPs को टैक्स देना पड़ता तो उनको पता चलता कि दर्द क्या होता है। आपने कभी सुना है किसी अखबार में कोई खबर आई है कभी? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए, कोई पत्रकार बैठा हो तो उसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आजादी के 50 साल में इनकम टैक्स वाले हिंदुस्तान के किसी नेता के घर में गए हैं? आपने कभी सुना? आजादी के 50 साल में एक नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई। कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहां मर जाता है उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। उनका नाम था जगजीवन राम। एक दिन उन्होंने भरी हुई पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि मैं हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं, हमेशा भूल जाता हूं। लेकिन इनकम टैक्स वाले कभी नहीं गए जगजीवन राम के घर पर छापा मारने के लिए। रोज आपकी छाती पे खड़े रहते हैं, लेकिन नेताओं के घर आज तक कभी कोई नहीं गया छापा मारने के लिए। क्यों? नेताओं के लिए अलग कानून है, आपके लिए अलग है। और सबसे ज्यादा काला धन अगर किसी के पास है तो नेताओं के घर में मिलेगा। आपको पूछ लीजिए, नहीं तो सुखराम के बिस्तर के गद्दे के नीचे से 4 करोड़ कहां से निकल आया? पूछिए। ऊपर वालों ने दे दिया, आपके घर में नहीं दिया, मेरे घर में नहीं दिया, सुखराम के ही घर में दिया। तो अगर एक नेता के बिस्तर के गद्दे के नीचे से 4 करोड़ निकल सकता है तो उसके बैंक बैलेंस सारे के सारे सीज करके देखिए, सैकड़ों करोड़ निकल आया है उसमें से। तो जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है, जो सबसे ज्यादा चोर और बेईमान है, उनके घर में इनकम टैक्स वाले कभी नहीं जाते, हिम्मत ही नहीं पड़ती उनकी जाने की। और आपको तोप दिखाते रहते हैं कि दे दो दे दो दे दो, नहीं तो कर देंगे चालान। तो नेताओं के लिए एक अलग कानून है, आपके लिए दूसरा कानून है। कौन सा देश है ये और कौन से देश में आप रह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये कानून ही नहीं होना चाहिए, और कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। उसमें नेताओं को क्यों छोड़ा जाता है, आम आदमी को क्यों परेशान किया जाता है? लेकिन है, और इस बात को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठाती, क्योंकि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना। किसी राजनीतिक पार्टी ने यह प्रश्न नहीं उठाया आज तक कि नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं होती, क्यों उद्योगपतियों के ही घर पर होती है, क्यों हिंदुस्तान के साधारण लोगों के घर पर? किसी पार्टी ने यह सवाल नहीं उठाया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सीधी सी बात है कि उनके पार्टी में भी ऐसी चोर है जिनके घर में ब्लैक मनी मिलेगा। तो जब चोर चोर सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो चूसते हैं लोगों का खून। वही हो रहा है आपके देश में, सब इकट्ठे हो गए हैं। दिखने में सब अलग अलग पार्टी के हैं, खून चूसने में कोई पीछे नहीं है आपसे, सब एक जैसा करते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं 50 साल। कितनी पार्टियों को हमने बदल बदल के देखा। जरा बताइए कि किसी का शासन दूसरी पार्टी से फर्क दिखाई देता है आपको?
कोई ऐसा शासन आपको दिखाई देता है कि ये बाकी पार्टी से अलग है? सब तो एक जैसे हैं। तो फिर काहे के लिए मशक्कत करते हैं कि इस पार्टी को दे दो, उस पार्टी को दे दो, उसको कर दो, उसको कर दो? सब तो एक जैसे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स एक्ट। हिंदुस्तान में करप्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और ये दोनों कानून जिस दिन खत्म हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 70% करप्शन इस देश में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा काला और सफेद नहीं होता, पैसा पैसा होता है। कानून गलत है जो एक पैसे को काला कहता है, दूसरे पैसे को सफेद कहता है। और अगर गलत कानून है, उसके हिसाब से आपको हांका जा रहा है डंडा मार मार के, बजाय इसके कि हम वो गलत कानून ही बदल लें, तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ओपनली कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन ऑक्ट्रा बंद हो जाएगा, जिस दिन टोल टैक्स बंद हो जाएगा, जिस दिन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान का 90% करप्शन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाए थे आपको करप्ट बनाने के लिए। तो आपका करप्शन दूर तभी होगा इस देश में जब तक आप ये डिपार्टमेंट बंद नहीं कराएंगे, ये कानून रद्द नहीं। और ये डिपार्टमेंट बंद कैसे होंगे? ये डिपार्टमेंट बंद होंगे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है उनको रद्द करवाया जाए, तब ये डिपार्टमेंट बंद होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है, अंग्रेजों के जमाने के 3735 ऐसे जितने कानून है वो सब रद्द होने चाहिए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी, और लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी है और उनसे हमने यही कहा कि ये लॉ कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि अंग्रेजों के जमाने के जो गलत कानून है उनको रिपील किया जाए, उनकी जगह पर जरूरत हो तो नए कानून बनाए जाए। आप क्या कर रहे हैं 50 साल से? तो उन्होंने उसका नोटिस लिया है। और नोटिस कैसे लिया है? एक भाई ने कहा उस चिट्ठी को पढ़कर कि आपकी चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने के 3735 कानून चल रहे हैं। ये उन्होंने पता किया जब हमारी चिट्ठी पढ़ी है। हमको क्या जवाब मिला है? आपकी चिट्ठी को प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया है, उनकी तरफ से आदेश आएगा तो उसकी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अब वो कार्यवाही 10 साल में पूरी होगी, 50 साल में कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि इस देश में सच्ची आजादी आई नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े ये कानून रद्द नहीं होंगे। और ये भी जान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी इन कानूनों को रद्द नहीं कराएगी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही डर है कि अगर ये कानून रद्द हो गए तो कौन उनके पास जाएगा? उनकी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। नेताओं के पास आप क्यों जाते हैं? नेताओं के पास आप तब जाते हैं जब इनकम टैक्स वालों ने फंसा दिया, सेंट्रल एक्साइज वालों ने फंसा दिया। किसी नेता के पास आप पकड़ेंगे, उसको 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख देंगे, भैया इसमें से छुड़ा दो। जब ये चक्कर ही नहीं रहेगा तो नेताओं की पूछ कैसे होगी? इसलिए कोई पार्टी तैयार नहीं है ये रद्द कराने। ये तो हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी मार आप खा रहे हैं, इसकी मार मैं खा रहा हूं। नेताओं पर इसकी मार नहीं पड़ रही इसलिए उनको दर्द नहीं है। कानून रहे तो रहे, चले जाए तो चले जाए। ये मार आप पर पड़ रही है, मुझ पर पड़ रही है, इसलिए मुझे और आपको करना पड़ेगा। कोई और नहीं आके करेगा, बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, स्वर्ग से उतरकर कोई नहीं आएगा। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। भगवान भी उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थी होता है। भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो चादर तान के सोता रहता है। पुरुषार्थी बनना पड़ेगा आपको, और ऐसे गलत व्यवस्थाओं के कानून आपको रद्द कराने पड़ेंगे।